तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका बेबी शिप के टूटे हुए लकड़ी पर था, जिसे देख वह डीमन उस बेबी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी उस डीमन पर कोई अटैक करता है जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है और वह बंदा जिसने अटैक किया था वह एक ओल्ड मैन था जिसका नाम मास्टर जियान होता है, जो आते ही उस बेबी को अपने पास लेकर किसी खतरनाक फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है जिसमें से थंडरिंग करते हुए एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन फाइट करने की कोशिश करता है। पर वह ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था जो लगातार उस डीमन पर कई सारे अटैक करता है, जिससे वो डीमन परेशान होकर वहां से भाग खड़ा होता है। जिसके जाने के बाद मास्टर जियान उस कपल के पास जाते हैं जिनमें से इस बेबी का फादर जिंदा होता है, जो अपने बेबी को इस ओल्ड मैन जियान को देते हुए बोलता है कि इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा, प्लीज अंकल जियान, और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस सेट के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। जो बोलकर वह वहीं मारा जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये छोटा सा लड़का नॉर्मल नहीं है बल्कि यह डीमन वर्ल्ड से आया है। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, जो एक चट्टान से रस्सी बांधकर उसके सहारे झूल रहा था, जिस पर उसका एक फ्रेंड यही बोलता है, भाई तुम ऊपर आ जाओ वरना तुम नीचे भी गिर सकते हो। पर जैक बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ विंड स्पीड शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। जिससे परेशान होकर यही अपने दूसरे दोस्त मैंग से जैक को ये सब करने से रोकने को कहता है, लेकिन मैंग भी बोलता है वह सही कर रहा है क्योंकि इस टेक्निक के हिसाब से तुम्हें इसे फील करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। पर तभी वो रस्सी जिसके सहारे जैक झूल रहा था वह चट्टान पर ज्यादा घिसने के कारण टूट जाता है और जैक नीचे खाई में गिरने लगता है। पर तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आता है जो उसे गिरने नहीं देता और उसे ऊपर लाकर छोड़ देता है, जो यह सब मास्टर जियान ने किया था। जो उसे बोलने लगते हैं कि अभी तुम इंजर्ड होने वाले थे, और यह मास्टर जियान को देख मैंग और यही तो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। पर जियान बोलने लगता है, आप तो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करने लगा। जिस पर जियान बोलने लगते हैं कि आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें आज बहुत डांटते। जिसे सुन जैक बोलता है कि आप मुझे मेरे फादर के बारे में बताइए और मेरी मदर कौन थी जिन्हें सब लोग डेविल बोलते हैं। तो जियान उसे कुछ ना बताकर इस बात को टाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि लगता है आज तुम बहुत भूखे हो तो ये लो रोटी। जिस रोटी को देख जैक तुरंत ही उनसे वो ले लेता है। जिसके बाद वहाँ रात हो गई थी तो जैक मून और यहाँ के सीन को एंजॉय करते हुए उस रोटी को खाने लगता है। पर तभी वहाँ एक कैट आता है, जो कैट बस जैक ही देख सकता था, जो बात उसे काफी अजीब लगती थी। तो कैट जैक से वह रोटी का एक पीस मांगने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जैक कैट को बोलने लगता है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। जो वह बोल ही रहा था इतने में वह कैट उस रोटी का एक पीस छीन कर खाने लगता है, जिस पर जैक उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है। जिनको ये सब करते हुए एक बंदा दूर से एक पेड़ पर खड़े होकर देख रहा था। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जैक को देखते हैं जो कि एक वुड के पीस को क्राफ्ट कर रहा था, और वहां से जाते हुए लोग बातें कर रहे थे कि इस साल का फेरी गेट कॉन्फ्रेंस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि 4 डीमन जनरल जल्दी कुछ करने वाले हैं। पर हमें इन बातों से क्या करना है, हम लोग तो आज सुआन पैलेस की प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं जो जल्द ही सिटी में आने वाली है। जिनकी बातों को जैक दूर से सुन लेता है और एक स्माइल पास करता है। जिसके बाद हम यही को देखते हैं जो मास्टर जियान को एक लेटर देता है जो जैक छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था कि मैं जैक अब कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और अब मैं इस शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड को छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। जिसे पढ़कर मास्टर जियान गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है। पर तभी दूसरे मास्टर लिन सियान उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंग तो वैसे भी वैनक्विन सिटी में जा ही रहा है और वहां वो जैक को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। जिस बात पर मास्टर जियान शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम मास्टर लिंसान को देखते हैं जो एक पोर्ट के पास आकर उस पर मैजिक करता है, जिससे वहां पर एक डीमन समन हो जाता है जिसका नाम बाई होता है। जिसे लिंसवान बोलता है कि टारगेट शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड से निकल चुका है तो तुम उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। जिससे हमें पता चलता है कि यह मास्टर लिंसान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी कोई इविल इंटेंशन है। फिर हमारा सीन एक गॉड लाइक कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जो बिल्कुल ही एक गॉड की तरह दिख रही थी, जो अपने पास एक खड़ी लड़की जो कि उनके डिसाइपल होती है उसे कहती है कि इस साल के फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है कि डीमन जल्दी कुछ करने वाले हैं और उसे बस एक भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है, जिस लड़के के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए तुम शायर के साथ टीम अप करके उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। जिसके बोलते ही वहां पर शायर आती है
जो बोलती है टीचर, हमारे शिप में जो शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड से बिलोंग करने वाला बंदा घुस आया था वह जैक है, जो हमारे हाथों से निकल चुका है। जिस पर वो गॉड लाइक कैरेक्टर फिलहाल के लिए सायर को जैक को ढूंढने को कहती है, क्योंकि वह उनके इस वान पैलेस के शिप से यहाँ पर आया होता है, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह जैक को सेफ रखें। इसलिए वो सायर को और बोलती है कि तुम जैक को ढूंढ कर सेफली उसे वानक्वान सिटी तक छोड़ दो, जहाँ उसे उसके दोस्त पिक कर लेंगे। जिसके बाद हम उस प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढेंगे। जिसके बाद हमारा सीन कट होकर एक मिस्टीरियस गर्ल की ओर शिफ्ट होता है, जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वो जैसे ही अपने सामने मौजूद एक फ्लावर में अपना एक ब्लड का बूंद डालती है, वैसे ही वो रूम पूरी तरह से रेड फ्लावर से कवर हो जाता है और वहाँ एक जाइंट आई समन होता है, जिससे वो बोलती है जैक शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड छोड़कर बाहर निकला है। जिस पर वो जाइंट आई बोलने लगता है कि हाँ, तो हमारे प्लान के नेक्स्ट स्टेप में हमें उसे ढूंढना है। अगर उसके बॉडी में वो सोल मौजूद है, उसको तुम्हें जान से मार देना है, लेकिन याद रखना ये बात किसी और को पता ना चले। जिसके साथ ही हम जैक को देखते हैं, जो एक विलेज में था, जहाँ पर इस विलेज की एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ एक सी मॉन्स्टर रेगुलरली यहाँ विलेज के लोगों को परेशान करता था। इसलिए जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह अगले दिन इस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जब जैक अपनी स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता, तो वह इसकी बिना परवाह किए ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रांग था, तो वह तुरंत ही अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके जैक से फाइट करने लगता है, जिसमें जैक हारता नजर आ रहा था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ पर सही टाइम पर सायर एंट्री मारती है, जो अपने मैजिकल थ्रेड का यूज कर उसी मॉन्स्टर को एक जगह पर रोकने लगती है। तो सायर को देख जैक उसके बारे में पूछने लगता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर सायर, जो उस मॉन्स्टर की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, वह यह बात सुनकर वापस जैक के पास आती है और उसे बोलने लगती है कि एक तो तुम बिना पूछे हमारे शिप में घुस आए और अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो बोलकर वो जैक पर बहुत गुस्सा होने लगती है, क्योंकि सायर को तो उस भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढना था, पर वह जैक की वजह से उसे अपने टीचर से इसे प्रोटेक्ट करने का काम मिल गया था। तो सायर जैक को बोलने लगती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो मेरे टीचर ने कहा, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जो वो लोग बातें कर ही रहे थे, उतने में वो सी मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। तो रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि सायर और जैक के बातचीत के बीच में वो सी मॉन्स्टर वहां से भाग निकला था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सायर और जैक को देखते हैं, जो उस रात वाली जगह जहां उनकी फाइट उस सी मॉन्स्टर से हुई थी, उसी जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जहां जब वो लोग घूम रहे थे, तो सायर जैक को बताती है कि वैसे तो ये सी मॉन्स्टर बहुत ही शांत और फ्रेंडली होते हैं, पर यह वाला तो बहुत ही वायलेंट टाइप का था। जिस बात पर जैक भी सोच में पड़ जाता है। तो जैक विलेजर से इसके बारे में पूछने का आइडिया सायर को देता है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां सायर इस विलेज के एक ज्वेलरी शॉप के ओनर से इस सी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। और तब जैक एक लड़के को एक ओल्ड मैन को बुली करते हुए देखता है, तो वह उस लड़के को यह सब रोकने को कहता है, पर इससे वो लड़का उल्टा रोने लगता है, जिससे उसके फ्रेंड उस लड़के की मदर को ले आते हैं, जो आते ही जैक को डांटने लगती हैं, बोलती हैं तुम इतने बड़े होकर एक छोटे से प्यारे से बच्चे को बुली कर रहे हो। जो बात इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोग भी उल्टा जैक को ही बोलने लगते हैं, जिससे परेशान होकर जैक उन सभी को समझाने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। तो आखिरी में सायर खुद इस मैटर को सॉल्व करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक और सायर उस ओल्ड मैन को उसके घर पर छोड़ आते हैं, जो रास्ते में जैक को एक घर की ओर पॉइंट करते हुए बताते हैं कि इस घर में एक दिन आग लग गया था, जिसके वजह से इसका ओनर इसी में फंस के मारी गई। जिसके बाद यह सी मॉन्स्टर का आतंक इस विलेज पर शुरू हुआ था। जो बातें जैक सोच ही रहा था, तभी जहां वो समुद्र किनारे पर था, वहां का मौसम अचानक से खराब होने लगता है और उस समुद्र से सी मॉन्स्टर का टेंटिकल निकलकर जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर सही टाइम पर सायर आकर जैक को उस सी मॉन्स्टर से अपने मैजिकल थ्रेड का यूज कर बचा लेती है और वहां से वापस विलेज की ओर निकल जाती है, क्योंकि विलेज एरिया से बहुत शोर आ रहा था। जहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि पूरा विलेज आग में जल रहा है और चारों तरफ लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर सी मॉन्स्टर आता है, जो आते ही एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर जैक और सायर पर अटैक कर देते हैं। जिन टेंटिकल से सायर अपने मैजिकल थ्रेड से और जैक अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। तो सायर फाइट के बीच में उस सी मॉन्स्टर से इस विलेज के आम लोगों पर अटैक करने का कारण पूछने लगती है, जिस पर उसी मॉन्स्टर बोलता है कि
जिन विलेजर्स को तुम मासूम समझती हो वो सब मर्डरर हैं। जिसके बात को सुन जैक बोलता है, तुम मिया को जानते हो, जो उसी लड़की का नाम था जिसका घर जलने से उसकी डेथ हो गई थी। तो मिया का नाम सुनकर वो सी मॉन्स्टर शांत होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बोलने लगता है कि ये सब विलेजर्स क्रूअल है, यानी बेरहम है। और तुम्हें क्या लगता है मिया का घर जलना एक एक्सीडेंट था? वह तो एक काइंड हार्टेड लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। जो बताते हुए सी मॉन्स्टर बैकलैश में चला जाता है, जहां हम मिया को कुछ लड़कों से बुली होते हुए देखते हैं। जो लड़के उसके सामान को गिराकर उसे बोलने लगते हैं कि मिया तो अनाथ है, इसके मदर फादर इसे छोड़कर चले गए हैं। जो लड़के मिया को परेशान करने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिया समुद्र के किनारे आकर रोने लगती है। पर तभी वहां वो उस सी मॉन्स्टर को देखती है, जिसे देख वो शुरू में तो उसे डर जाती है, पर मिया जल्दी समझ जाती है कि यह सी मॉन्स्टर फ्रेंडली है, जो उसे कुछ नहीं करने वाला। और वो मॉन्स्टर भी मिया को क्रैब देता है, जिसे वो पकड़ने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी। तो मिया भी इसके बदले में उसे अपने रात का खाने का आधा शेयर दे देती है, जो कि एक पाव रोटी होता है। जिसके बाद कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और यह रेगुलर का हो गया था कि मिया सी मॉन्स्टर के लिए खाना लाती और इसके बदले में वो सी मॉन्स्टर उसे क्रैब देता। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर नोटिस करता है कि 10 दिन बीत गए और इन दिनों में मिया उसके पास कोई भी खाना लेकर नहीं आई और ना ही उससे मिलने आई थी। तो वह सी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड सी टनल से होते हुए इस विलेज के कुएं में निकलता है, जहां वो देखता है कि इस विलेज का हेड और कुछ बंदे मिया के घर के आसपास होते हैं, जो बोल रहे थे कि मिया के घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और अब तो मिया को उसको घर से निकले 10 दिन हो गए हैं, जिससे वो जरूर ही स्मेल से मारी गई होगी। जो लोग उसके घर को बिना चेक किए हुए उसके घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देते हैं, जिसके बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ विलेजर्स सी मॉन्स्टर की कहानी सुनकर सैड तो होते हैं पर ज्यादा देर तक नहीं। और उनमें से एक बोलने लगता है कि तो क्या ये हमारे विलेज को इसके लिए जलाएगा? जिसके सबूत में सब आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर ने विलेज और लोगों को मारा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जो बोलकर कुछ लड़के पत्थरों से सी मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तो जैक सामने आते हुए बोलता है कि यह मॉन्स्टर को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। पर वह विलेजर्स इसके लिए तैयार नहीं होते और बोलने लगते हैं कि यह मॉन्स्टर हमारे विलेज की प्रॉब्लम है, इसलिए हम ही इसे डील करेंगे। जिस पर वो मॉन्स्टर भी बोलने लगता है, अगर तुम लोगों ने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें खुद बाद में मार दूंगा। जो उसके बोलते ही सभी विलेजर्स उसकी ओर जाने लगते हैं, जिन्हें जैक भी नहीं रोक पाता। और वह सभी विलेजर्स मिलकर उस छोटे से सी मॉन्स्टर को घेर कर लातों से मारने लगते हैं। तो जैक और सायर डिसाइड करते हैं कि इस सी मॉन्स्टर ने इस विलेज पर भले ही अटैक किया है, लेकिन इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। वह तो बस अपना रिवेंज ही ले रहा था, इसलिए वह इस तरह से मरना डिजर्व नहीं करता। जिस पर सायर अपना मैजिकल थ्रेड का यूज कर सी मॉन्स्टर को दर्द से आजाद कर देती है और जैक अपना थंडर टेक्निक का यूज कर उसके बॉडी पर थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिससे सी मॉन्स्टर रेस्ट इन पीस हो जाता है। जिसके मरने के बाद विलेजर्स अपने विलेज को रिपेयर करने लगते हैं। जिसके अगले दिन सायर और जैक एक ढाबे पर जाते हैं, क्योंकि जैक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। जहां पहुंचकर जैक बोलने लगता है कि अरे बहुत जोरों से भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। जिस पर उसे कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर सायर बोलती है ऐसे तो नहीं होता। जो बोलकर वो इस ढाबे के मालिक को आवाज लगाती है, जिसे वो बोलती है कि मुझे एक बोल नूडल चाहिए और जैक भी नूडल के लिए बोल देता है। लेकिन तभी हम वहां पर एक आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा था और एक स्माइल पास करता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां जैक और सायर का ऑर्डर आ जाता है, पर इसके साथ ही इस ऑर्डर में 2 वाइन की बोतल भी होती है, जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। तो सायर इसके बारे में मालिक से पूछने लगती है, जिस पर वो बोलता है कि यह वाइन बोतल का ऑर्डर मुझे तुम्हारे बगल में बैठे हुए आदमी ने दिया था, जो आदमी अब वहां से गायब हो गया था। जो बात सायर को अजीब लगती है, पर जैक को लगता है कि यह काम जरूर ही उन विलेजर्स का होगा जिनकी उसने हेल्प किया था उस मॉन्स्टर के मैटर में। इसलिए जैक सबसे पहले उस वाइन को पीता है, जिसके पीते ही उसे उस वाइन का नशा चढ़ जाता है और वह थोड़े समय में ही वहां पर जमीन पर जा गिरता है, जिसे देख सायर जैक के लिए परेशान होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में ही जैक की बॉडी से रेड ऑरा रिलीज करते हुए एक रेड बॉल निकलता है, जो कि एक कैट बॉय में बदल जाता है। जो आते ही उस वाइन को पीते हुए बोलता है कि वाह, यह कितना अच्छा है, इसे ड्रिंक किए हुए तो कितना समय हो गया था। तो सायर उस कैट बॉय को देख उसका नाम और अभी ये क्या हुआ उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कैट बॉय अपना नाम सियाओ बताता है और इतने सवाल पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है। तो सायर उस पर अटैक करने को रेडी हो जाती है, जिस पर सियाओ अपना डिफेंड करने के लिए अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और जंप करके जैक की बॉडी के पास आता है
पर जैक के बॉडी से टकराकर वह उसी पर गिर जाता है, जिससे जैक को होश आने लगता है। तो सियाओ जैक के होश आने के कारण गायब होने लगता है, तो वह गायब ना हो जाए इसलिए वो जैक को हिट करके वहीं पे बेहोश कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सियाओ जरूरी वो कैट होगा जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि अब अपना एक सोल बनाकर जैक के बॉडी में रहता है। जिसके बाद हम सायर, सियाओ और जैक को एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर सियाओ सायर को बोल रहा था कि हमें यहाँ पर एक सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जैक को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जब से वो रेड बॉल जैक की बॉडी से निकला होता है तब से वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था। तो रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक की बॉडी से रेड बॉल निकलते ही वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसके कारण सियाओ सायर को जैक की बॉडी को सेफ रखने का सुझाव देता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुओजी होता है, जो कि वानकॉन सिटी का एक जनरल था, जिसके पास उसका एक खबरी आता है, जिसे लुओजी बोलता है कि तुम किंगवान सिटी पर अपना नजर रखना जारी रखो और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर मुझे उसका अपडेट देना। जिसके बोलते ही हमारा सीन जनरल चैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि किंगवान सिटी के जनरल थे, जिसके पास भी उसका खबरी आकर उसे बता रहा था कि लुओजी जरूरी कुछ करने वाला है, क्योंकि वो अपना मिलिट्री पावर को लगातार ही बढ़ा रहा है। जिस पर जनरल चैंग बोलते हैं अगर उसने कुछ भी किया तो हम भी शांत नहीं रहेंगे और हम उसे कड़ी टक्कर देंगे। जिसके साथ ही हम सियाओ, सायर और जैक को देखते हैं, जो एक लंबा सफर तय करके एक होटल के पास आते हैं, जहाँ इस होटल का ओनर जैक की हालत को देखकर घबरा जाता है, पर सायर उसे पोटली भर के पैसे देती है और बोलती है कि वह बस सफर में थक गया है और हमें यहाँ पर 2 रूम चाहिए। तो वह ओनर उनकी बात पर विश्वास करके उन्हें रहने के लिए रूम दे देता है। जिस रूम में पहुंचकर सियाओ सबसे पहले जैक को एक रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद सायर वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था, जो कि जैक को वानकॉन सिटी में पहुंचाना था। पर अभी वो किंगवान सिटी में थी, इसलिए वो सियाओ को बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम जैक को बहुत ही आराम से वानकॉन सिटी में पहुंचा सकते हो, इसलिए छोटा सा मेरा काम ये कर देना। जो बोलकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन सियाओ सायर को अभी ना जाने को कहता है, क्योंकि काफी रात हो गई थी। पर सायर नहीं मानती और वह वहां से जाने लगती है। तो लास्ट में सियाओ को सायर के साथ जाना पड़ता है, जहाँ जब वह लोग आगे बढ़ ही रहे थे तो वह लोग देखते हैं कि जिस रास्ते से वानकॉन सिटी में जाया जाता है उस रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं, जिससे जो भी सिटी में आ जा रहा है वह वापस यहाँ से जा नहीं पा रहा है। पर तभी कुछ सिपाही सायर और सियाओ की आवाज सुनकर उसी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे घबरा कर सियाओ और सायर तुरंत ही अपना पोजीशन बदलते हैं, जिसके कारण वह सिपाही इनको ढूंढ नहीं पाते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सियाओ अपने सामने एक उड़ता हुआ क्रीचर को देखता है, जो उन्हें ही देख रहा था, भले उसकी आंखें नहीं थी। जिस क्रीचर पर सियाओ तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे वो क्रीचर तो वहां से चला जाता है, पर इसके बदले में वहां एक बहुत ही पावरफुल डीमन आता है, जो आते ही सियाओ और सायर पर अटैक कर देता है। पर इसका पता उन्हें चल चुका था, इसलिए वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद वह दोनों मिलकर उस डीमन से फाइट करने लगते हैं। पर वह डीमन बहुत ही पावरफुल था, जो बार बार अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर फाइट कर रहा था, जिससे सायर और सियाओ कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसका फायदा उठाकर वो डीमन पीछे से सियाओ पर अपने उल्फरिन जैसे क्लॉ से अटैक कर देता है, जिस अटैक से सियाओ अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता और वह क्लॉस उसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे सियाओ की बॉडी से वो रेड बॉल वापस जैक की बॉडी में आ जाता है। जिसके ऐसा होते ही जैक को वापस होश आ जाता है। तो जैक अपने आप को इस जगह पर पाकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वह ढाबे पर था। जिससे जैक अब इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ जब वो घूम ही रहा था तभी वो अपने रूम के डोर से बाहर देखता है, जिससे वह किसी के आंखों को देख पाता है। जिसके दिखाते ही हमारा सीन सायर पर शिफ्ट होता है, जो सियाओ की इस हालत को देख उस डीमन पर अपने मैजिकल थ्रेड से अटैक कर देती है। पर वह डीमन उन सभी थ्रेड को अपने क्लॉथ से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे परेशान होकर सायर उस डीमन पर अपने मैजिकल थ्रेड से बने एक बॉल से अटैक कर देती है, जिस बॉल का वेट बहुत ज्यादा था, जिससे वह डीमन उसे संभालने में बिजी हो जाता है। जिसका फायदा उठाकर सायर सियाओ को देखने लगती है कि क्या वो ठीक तो है। लेकिन तभी वो डीमन इसे देख लेता है, जो तुरंत ही उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर सियाओ पर अटैक करने को बढ़ता है, जिस अटैक को लगते ही सियाओ वहीं मारा जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने रूम से बाहर निकलता है। जहां जब वो इस होटल से निकलने वाला था तभी इस होटल का ओनर जैक को बोलता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? जो बोलते ही वह जैक पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम जैक को उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं,
जहाँ उसके पास वो कैट आता है जो उसे बोलता है कि मैं बहुत जख्मी हूँ। तो जैक को ये बात कुछ समझ नहीं आती, जिस पर वो कैट अभी तक जो हुआ वह बताकर सार की हेल्प करने को कहता है, जो अकेले ही उस डीमन से फाइट कर रही है। जिसके साथ ही हम सार को देखते हैं जो उस डीमन से फाइट हार गई थी। तो वो डीमन उसे मारने को बढ़ता है, पर तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। जो लड़की उस डीमन के पास आते हुए बोलती है कि तुम अब इस लड़की को मेरे लिए छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो उस होटल के ओनर से बचकर भाग रहा था, क्योंकि वो होटल का ओनर एक ज़ॉम्बी बन गया था, जिसे जैक अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का यूज कर मार देता है। जिसको मारकर वह चैन की सांस ले ही रहा था कि एक और ज़ॉम्बी जैक के पीछे आ जाता है, पर जैक को इसका पता चल गया था। तो वह इस ज़ॉम्बी पर भी अपने लाइटनिंग टेक्निक का यूज कर अटैक करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। तो जैक वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर यही आकर उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर उसे मार देता है। तो यही जैक को बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जिसके ऐसा कहते ही हम मैंग को देखते हैं जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी से अकेले ही फाइट कर रहा था, और वह उन सभी को मार भी देता है। जिसके साथ वहां पर स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड का फी भी था। जो लोग उन ज़ॉम्बी को मारकर बातें कर ही रहे थे कि वहां पर यही और जैक आ जाते हैं। तो मैंग जैक को देख उस पर बहुत भड़क पड़ता है, क्योंकि उसने किसी को बिना बताए ही स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड से भाग आया था। पर मैंग किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर जैक को बताता है कि सिटी के लोग कई बार हमारे स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड से इस ज़ॉम्बी वाले मैटर में हेल्प मांगी है, इसलिए मुझे ऑर्डर मिले हैं कि मैं इन सभी ज़ॉम्बी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं। जो ज़ॉम्बी डे लाइट में तो आम इंसान की तरह होते हैं, पर जैसे ही रात होता है तो ये ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और मैंग ये भी शेयर करता है कि 4 इवल गॉड्स जल्द ही किसी को रिजरेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो मैंग बोल ही रहा था कि जैक को याद आता है कि सार खतरे में है, इसलिए जैक सभी को लेकर सार के पास जाने लगता है। जहाँ जब वो पहुंचता है तो देखता है कि सार की बॉडी पूरी तरह से एक ब्लैक ऑरा से कवर होता है, जिसे देख फई बोलता है ये ब्लैक ऑरा क्या है जो इस लड़की को कवर किए हुए, जिससे मैंग समझ जाता है कि ये लड़की को किसी ने पोजेस किया है। इसलिए मैंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसके ऐसा करते ही सार उस गर्ल में बदल जाती है जिसने उस डीमन को सार को ना मारने को कहा था, जिसका नाम जिया होता है, जो उन सभी पर अटैक कर उन्हें पीछे भेज देती है। तो मैंग अपने विंड स्प्लिट शॉट टेक्निक का यूज कर जिया पर कई सारे शॉट से अटैक करता है, जिसमें वो खुद भी अपनी स्वॉर्ड लेकर जिया की ओर बढ़ता है। पर जिया सही टाइम पर आसमान में और ऊपर जाकर इन सभी अटैक को डॉच कर लेती है और वह नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तो मैंग उसे नीचे नहीं गिरने देता और उसे पकड़ लेता है। पर यह सब तो जिया का एक प्लान होता है, जो अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर मैंग को अपने वश में करने लगती है। लेकिन मैंग तो एक सिग्मा मेल था, इसलिए तुरंत ही वह जिया से दूर आ जाता है। तो जिया बोलने लगती है कि लगता है तुम लोगों के पास कुछ फाइटिंग स्किल है, पर आज मैं तुम सबको ज़ॉम्बी बना दूंगी। जिन बातों से यही गुस्से में अपने फायर स्वॉर्ड को समन करते हुए फायर स्वॉर्ड आर्ट का यूज करने लगता है, जिससे एक फिनिक्स हमें देखने को मिलती है जो जिया की ओर बढ़ने लगती है, जिस पर जिया भी उस फिनिक्स पर अपने एक पावरफुल अटैक करती है। जिन दोनों के अटैक के टकराने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिससे वहां मौजूद लोग एक समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। पर जैक होश में होता है, इसलिए वो सार को चेक करने लगता है कि वह ठीक तो है, क्योंकि अब वहां से जिया जा चुकी थी, इसलिए सार वापस नॉर्मल हो गई थी। जिसके बाद हम जैक, सार, यई, मैंग और फेई को वापस होटल में देखते हैं, जिस होटल के ओनर को जैक ने मार दिया था। जहां वह लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी फिलहाल किंगवान सिटी की हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में हमें वानक्वान सिटी के लुओजी की हेल्प चाहिए ताकि वह इस ज़ॉम्बी वाले समस्या में हमारी मदद कर सकें। लेकिन वानक्वान सिटी का एंट्रेंस इस किंगवान सिटी से होते हुए जाता है, तो अभी के लिए उनकी हेल्प लेना बहुत ही रिस्की होगा। इसलिए यही और फेई वापस स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड में जाकर वहाँ के एल्डर्स को यहाँ की सिचुएशन बताएंगे, और तब तक बाकी लोग यहीं पे रुकेंगे, जिस पर सब एग्री कर जाते हैं। तो यही और फेई तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो द रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेई और यही वापस स्पिरिट स्वॉर्ड आइलैंड में चले गए थे, और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंगवान सिटी को देखते हैं, जहाँ फेस्टिवल का सीजन था। तो वह पूरी सिटी आज रात में बहुत सुंदर लग रही थी, और चारों तरफ इस सिटी में बस लैंटर्न ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर जैक, मैंग और सायर को देखते हैं, जो सभी लोग भी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ सायर एक शॉप ओनर से पूछती है आखिर ये सब लोग यहाँ एक लैंटर्न क्यों कैरी कर रहे हैं, जिस पर शॉप ओनर बोलता है लगता है तुम इस सिटी में नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, इस सिटी के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटर्न को लैंटर्न फेरी ने चूज किया तो उनके फैमिली में गुड लक आएगा। इसलिए सभी लोग इस लैंटर्न फेस्टिवल में
अच्छे से अच्छे लैंटेन खरीद रहे हैं। जिनकी बातों को सुनकर जैक भी लैंटेन लेने की जिद मैंग से करने लगता है, क्योंकि वह लैंटेन फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर सैर उसे बोलने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब बस अफवाहें हैं। पर वह सौंप और सैर की बातों पर राजी नहीं होता। तो लास्ट में जैक लैंटेन खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो एक होटल में होता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पर जैक आता है, जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह इस लैंटेन फेस्टिवल को और भी देखने का सुझाव मैंग को देता है। तो मैंग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता ज़ॉम्बी अटैक फिर हो जाए। पर वहाँ सायर आते हुए बोलती है, मुझे इस फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तो यहीं रुकूंगी। और जहाँ तक मेरी सेफ्टी की बात है, तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बातों को सुनकर मैंग और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ जब वो लोग इस लैंटेन फेस्टिवल में लगे शॉप को देख रहे थे, तभी वहाँ मैंग और जैक कुछ लोगों को देखते हैं जो फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे थे। जिनकी बातों को सुनकर जैक मैंग को उनका पीछा करने को कहता है, क्योंकि वह भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं, जहाँ इस लेक के बीचों बीच एक वाटर हाउस होता है, जिसके अंदर से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। पर यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज से आसपास के लोग इससे हिप्नोटाइज होकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं। जिन्हें देख जैक भी वहां से जाने की कोशिश करता है, पर मैंग उसे जाने नहीं देता और बोलता है, यह कोई फेरी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है मैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली को जानता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंग को पता होता है कि यह काम जरूर ही जिया का है। तो वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी ओर चला जाता है। जहाँ पहुंचकर वह देखता है कि यह फेरी कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जो मैंग को देखते ही अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेजी से बजाने लगती है। जिससे मैंग उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड वेव से घिर जाता है। जिसका फायदा उठाकर जिया उसकी ओर वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेंक कर अटैक करती है। पर मैंग उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनकी फाइट को दूर से जैक देखकर शायर को मैंग की हेल्प करने के लिए बुलाने चला जाता है। फिर हम मैंग को देखते हैं, जिसके पास जिया आकर उसे फिर से अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर उसे सेड्यूस करने लगती है। जिससे मैंग जिया से इस बार जितनी भी दूर होने की कोशिश करता है, जिया उसे अपने चार्मिंग स्किल का बार बार यूज कर उसके पास आती रहती है। जिसके कारण लास्ट में मैंग उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है, क्योंकि सिग्मा मेल भी मेल होता है। फिर हम जिया को मैंग के करीब आते हुए देखते हैं, जिसके दिखाते ही हमारा सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जो दौड़ते दौड़ते होटल पहुंच चुका था। तो वह तुरंत ही शायर को लेकर उस लेक वाले एरिया की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मैंग आता है, जिसे देख जैक बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी तो उसने मैंग को जिया से फाइट करते हुए देखा था। तो जैक पूछ ही लेता है, अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे थे और इतनी जल्दी वापस होटल भी आ गए। जिस पर मैंग बोल देता है, जिया, अरे वह तो फाइट के बीच में ही गायब हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? जिस पर जैक बोलता है, तुम अकेले ही फाइट कर रहे थे, इसलिए मैं शायर की हेल्प लाने आया था। पर मैंग आगे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जिससे शायर और जैक को मैंग पर डाउट होता है, क्योंकि मैंग नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए शायर और जैक भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक को उसी लेक के पास देखते हैं जहाँ जिया थी, जो सोच रहा था कि कैसे जब वह थोड़ा बड़ा हुआ था तो वह बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में मास्टर सियान से पूछता था। इसलिए एक रात मास्टर सियान ने उसे बता दिया कि तुम्हारे फादर एक हीरो थे और तुम्हारी मदर एक डीमन, पर अच्छी दिल वाली। तो जैक बोलता है, अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मार दिया? आप कहीं मुझे इन्हीं कारणों से स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड के स्वॉर्ड टेक्निक तो नहीं सिखा रहे हैं? तो मास्टर सियान बोलते हैं, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से बंधा हुआ हूँ। जिसके साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शायर, जैक और मैंग को देखते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पर यहाँ जैक तो इतनी तेजी से मोमो खा रहा था कि शायर भी बहुत हैरान होती है, क्योंकि जैक उसके हिस्से का भी मोमो खा गया था। इसलिए शायर उसे ट्रैश बोलने लगती है, क्योंकि ना ही जैक को कोई ढंग का शॉर्ट टेक्निक आता है और ना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। पर हम देखते हैं कि लास्ट नाइट जैक बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यह बात ना बताकर जैक बोल देता है, तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा कि ट्रैश कौन है। फिर हम उन सभी को जनरल लुओ जी के पैलेस के पास देखते हैं, जहाँ मौजूद गार्ड उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो जैक मैंग को बोलकर स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड का टोकन दिखाने को कहता है, जिस टोकन को देखने के बावजूद वह गार्ड्स उनको अंदर जाने नहीं देते। जिससे जैक उन गार्ड्स पर गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपने समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लुओ जी से मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए वो गार्ड उन्हें लास्ट में अंदर जाने देता है। जहाँ पहुंचकर जैक लुओ जी को ग्रीट करने के बाद बोलता है, आप किस तरह के जनरल हैं जो अपनी सिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते?
आपको कम से कम उस डीमन को तो मार देना चाहिए, जिसकी वजह से लोग इस सिटी में आ तो जा रहे हैं पर यहाँ से निकल नहीं पा रहे। जिसका साथ देते हुए मैंग भी बोलता है, हाँ जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस डीमन से बहुत परेशान हैं और एक आप हैं जो एक्शन ही नहीं ले रहे। जिनकी बातों को सुनकर जनरल लुओजी भड़क पड़ता है, बोलता है अब तुम लोग मुझे सिखाओगे और अब तुमने मेरा इंसल्ट करके अपनी सामत बुलाई है, जो बोलकर वह गार्ड्स को इन सभी को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं, जिसको कंपनी देने के लिए वहाँ सैर और मैंग भी होते हैं। और इतनी आफत कम थी कि वह कैट पांडा भी आकर जैक को बुरा भला बोलने लगता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से ही आज जेल में है। पर जैक उसको बोलता है चल चुप हो जा, यह सब हम ही लोग का प्लान था। वैसे तुम मुझे ये बताओ, मैं जब ढाबे पर था तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधे होटल पहुंच गया? बोलो बोलो। जिनकी फाइट की आवाज़ सुनकर सायर उन्हें चुप रहने को कहती है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सायर इस जेल को प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड को एक एक करके बेहोश करके वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर सायर, जैक और मैंग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यह जगह बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबको अलग अलग होकर इस जगह पर नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लुओजी एक करप्ट जनरल है, जो कि उसे इस पैलेस के गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चला। क्योंकि जहाँ किंगवान सिटी में बहुत सारे गार्ड्स थे पर यहाँ बस कुछ ही गार्ड्स थे, तो वह तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जहाँ जब जैक ऐसी सब जगह चेक कर रहा था तभी उसे जनरल लुओजी और वह डीमन दिखता है जिसने सायर पर अटैक किया था, जिस डीमन का नाम सेनेटर होता है। तो उनको बातें करता देख जैक उनकी बातों को सुनने लगता है। जहाँ लुओजी बोल रहा था कि जनरल सेनेटर, आप मुझे इमोर्टैलिटी आर्ट कब सिखा रहे हैं? जिस पर सेनेटर उसे बोलता है, जब इस वानक्वान सिटी के अंडर में जितने भी एरिया आते हैं उनको मैं अपने डेविल टेरिटरी में ना बदल दूं, जिससे एविल फिर से इस वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा और हमारे डील के हिसाब से यह वानक्वान सिटी तुम्हारी अंडर में ही रहेगी। जो बोलकर सेनेटर वहां से गायब हो जाता है। जिसकी बातों को जैक भी सुनकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक, सायर और मैंग को एक साथ देखते हैं, जहां जैक उन दोनों को सेनेटर और लुओजी के बीच डील वाली बात बता देता है, जिससे उनका शक लुओजी पर कंफर्म हो जाता है कि वह एक करप्ट जनरल है। तो वह तीनों आपस में जनरल चैंग की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो जैक अपने आप को जनरल चैंग के पास जाने के लिए वॉलंटियर करता है, जिस पर सायर जैक को बोलती है, अच्छा ट्रेस, तुम इतनी जल्दी किंगवान सिटी कैसे पहुंचोगे? जिसका कोई जवाब ना देकर जैक अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज कर किंगवान सिटी की ओर निकल जाता है। जिसको ऐसा उड़ता हुआ देख सायर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद हम जैक को किंगवान सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो द रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक जनरल चैंग की मदद लेने के लिए किंगवान सिटी की ओर चला गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग शॉट पर सवार किंगवान सिटी की ओर जा रहा था। जिसके थोड़ी देर में ही वह किंगवान सिटी की एंट्रेंस पर होता है। जहाँ पहुंचते ही जैक की स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उसकी वहां पर क्रैश लैंडिंग होती है। पर जैक अपनी एंट्री को हीरोइक दिखाने के लिए तुरंत ही उठकर स्टाइल मारने लगता है, जिसे देख किंगवान सिटी को गार्ड कर रहे सोल्जर्स जैक को दुश्मन समझकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां जनरल चैंग आते हुए बोलते हैं, जैक तुम अकेले क्यों आए, मैंग कहाँ है? जिस पर जैक उन्हें वांगकांग सिटी के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। बोलता है जनरल लुओजी ने सेनेटर से हाथ मिला लिया है, जिससे अब पूरा वांगकांग सिटी खतरे में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लुओजी के फाइट में मदद करें। जिसकी बातों पर जनरल चैंग को स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं होता, पर जैक के बार बार लुओजी के काली करतूत बताने पर जनरल चैंग को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो वह अपने सोल्जर्स को लेकर वानकॉन सिटी की ओर चल देते हैं। जिसके बाद हम वानकॉन सिटी को देखते हैं, जहां अचानक से काले बादल पूरे आसमान में घिर जाते हैं और साथ ही चारों तरफ थंडरिंग भी होने लगती है, जिससे सिटी में मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यह थंडरिंग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जिसकी वजह से सिटी का हाल काफी भयानक हो जाता है। जो यह सब कम था कि मैंग और सायर चांद को देखकर बोलते हैं, आज तो चंद्र ग्रहण है, जिसका फायदा उठाकर सेनेटर जरूर ही कुछ करेगा। जिनकी बात अब सच होते हुए दिखती है, क्योंकि अब चांद पर ग्रहण लगने के साथ जो भी ज़ॉम्बी अभी तक मारे गए थे वह वापस से जिंदा होकर सिटी में घूमने लगते हैं। जिसके बाद हम आसमान से कई सारे ब्लड की बूंदे जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं, जो ब्लड बिल्कुल भी आम नहीं था, क्योंकि यह जहाँ पर भी गिर रहा था वहाँ पर एक न्यू ज़ॉम्बी अपीयर हो जाता था। जिसे देख अब मैंग अपनी विंड शॉट टेक्निक का यूज उन ज़ॉम्बी पर करने लगता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन लुओजी पर शिफ्ट होता है, जिसको वादे के अनुसार सेनेटर ने इमोर्टल बना दिया था। जिसकी वजह से अब लुओजी
बिल्कुल ही एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसे सेनेटर बस आखिरी बार मदद करने को कहता है, जिसके बाद वो अपने वॉनकॉन सिटी में आराम से राज कर सकता था। तो लुओ जी तुरंत ही मैंग और सायर के पास निकल जाता है, क्योंकि सेनेटर ने उन दोनों को ही इसे संभालने का काम दिया था। जिसे आता हुआ सायर देख लेती है, तो वह मैंग से यहाँ रुक कर उन ज़ॉम्बी से फाइट करने को कहकर खुद लियो जी की ओर बढ़ती है, जिसके जाते ही वहाँ सेनेटर एंट्री मारता है, जो आने के साथ ही अपने छोटे क्रीचर से मैंग पर अटैक कर देता है, जिन क्रीचर्स को मैंग अपने स्वॉर्डमैनशिप दिखाते हुए मारते जा रहा था। और इधर सायर के पीछे लुओ जी और 2 छोटे क्रीचर लगे हुए थे। तो सायर अपने मैजिकल थ्रेड का यूज से लुओ जी को हिट करके पीछे तो भेज देती है, पर इतने में वह क्रीचर सायर के बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आकर उन दोनों क्रीचर्स को एक साथ मार देता है, जो काम कोई और नहीं बल्कि जैक ने किया था, जो आते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेनेटर को दिखाने लगता है, जो सब जैक का प्लान था, ताकि वह कुछ रिकवर करने का समय मैंग को दे सके। जिसका यह प्लान असर करता भी दिखता है, क्योंकि अब सारी अटेंशन सेनेटर की जैक पर थी। तो सेनेटर जैक को बोल रहा था कि तुम एक मामूली से इंसान होकर भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, जो बोलकर सेनेटर अपने काली ताकतों को रिलीज करने लगता है, जिससे मरे हुए गार्ड्स और ज़ॉम्बी वापस जिंदा होकर जनरल चैंग पर अटैक करने लगते हैं। जिन ज़ॉम्बी को किसी तरह जनरल चैंग अपनी स्वॉर्ड से मारना जारी रखते हैं। और यहाँ लुओ जी, जिसे सायर ने अपने मैजिकल थ्रेड से पकड़ रखा था, वह उसके गिरफ्त से आजाद होकर सायर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सायर काउंटर अटैक करते हुए उसे अपने मैजिकल थ्रेड से मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसे सेनेटर ने अपने पावर के यूज से पकड़ रखा था, और साथ ही में वह उस पर एक अटैक भी करता है, जिस अटैक से जैक बच नहीं पाता। तो सायर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही उसके पास पहुंचकर खुद सेनेटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वह सेनेटर से वीक थी, इसलिए वह उन दोनों को एक साथ मारने के लिए उन पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। पर तभी वहाँ यई, मैंग और फेई आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनको आता देख सेनेटर बोलने लगता है कि तुम भी मरने आ गए मामूली इंसान, जिससे मैंग गुस्सा होकर अपने विंड स्वॉर्ड टेक्निक से सेनेटर पर अटैक करता है, जिसमें वो अचानक से सेनेटर के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी पर स्टैब करता है। पर सेनेटर की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वह स्वॉर्ड उसे भेद ही नहीं पाता। उल्टा मैंग ही सेनेटर के अटैक में फंस जाता है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए यही सामने आकर अपने फिनिक्स फायर का अटैक सेनेटर पर करने लगता है, जिस अटैक का सेनेटर पर कोई भी असर नहीं पड़ता, और उसके छोटे क्रीचर्स मैंग और यई को अटैक करके नीचे गिरा देते हैं, जिनकी ऐसी हालत देखकर जैक को कुछ होने लगता है, जिससे अब वह फायर स्पीड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर पा रहा था। और साथ ही में जैक जब इस टेक्निक का यूज कर रहा था, तब उसके फेस पर हम अजीब सा मार्क्स को अपेयर होता देखते हैं। जिस टेक्निक का यूज करते हुए जैक ट्रू बुद्धा फायर से सेनेटर पर अटैक करता है, जिसमें जैक की मदद मैंग भी करता है, और वह अपने विंड स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक सेनेटर पर कर देता है। लेकिन इन दोनों के कंबाइन अटैक को सेनेटर किसी तरह से रोक पा रहा था, क्योंकि वह छोटे क्रिएचर्स जो सेनेटर के अगल बगल घूमते हैं, वह इस अटैक की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे कुछ समय में ही वह 2 अटैक गायब हो जाते हैं। जिसके बाद सेनेटर बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को अपनी ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा। जो बोलकर वो अपने बॉडी को ब्लैक ऑरा से कवर कर लेता है। जो ऑरा जब छटता है तो हम सेनेटर का ट्रू फॉर्म देख पाते हैं, जो बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे देख सायर उसे बोलने लगती है, तुम तो बहुत अगली हो, इसलिए तुम अपने बॉडी को हमेशा कवर किए रखते हो। जिस पर सेनेटर बोलता है, हाँ बात तो सही कह रही हो, लेकिन एक मिनट, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? जिसके बोलते ही सायर, मैंग, यई, फेई और जैक सेनेटर को एक फॉर्मेशन में फंसा देते हैं, जिससे वह जितनी भी निकलने की कोशिश कर ले, पर वह आज़ाद नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ पर जिया को आते हुए देखते हैं, जो मैंग और सायर के पास आकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से वह फॉर्मेशन गायब हो जाता है और सेनेटर फिर से आज़ाद होकर उन पर अटैक करने को बढ़ता है। पर जिया उसे बोलती है, रुको, अब सोलर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारा फाइट करना बेकार है, तो तुम वापस घर चलो। जिसकी बात को मानकर सेनेटर एक पोर्टल को ओपन करके अपने वर्ल्ड में जाने लगता है। पर जाने से पहले जिसने उसके लुक्स का मजाक उड़ाया था, यानी सायर को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है, जिसे देख जैक और मैंग भी उसके पीछे उस पोर्टल में चले जाते हैं। पर जाने से पहले मैंग ने यई और फेई को स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड और 9 हेवनली पैलेस में जाकर अपना करंट सिचुएशन एल्डर को बताने को कहा गया था, जिस पर वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें अब उस वर्ल्ड को दिखाया जाता है
जहाँ वह पोर्टल जाता था, जहाँ हम जैक को देखते हैं जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसके साथ मैंग भी था जो उसे बता रहा था कि इस जगह को रेलम ऑफ इम्पियरेंस कहा जाता है, जो कि किसी हेल से कम नहीं है। यहाँ पर जो भी आता है वह अपना रास्ता भटक कर या यहाँ के इल्यूजन में फंस कर मारा जाता है। लेकिन जैक, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो बोलकर वह अपने विंड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वह आसपास के विंड के स्पिरिचुअल एनर्जी से आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है वह पता लगा सके, जिसमें वह कामयाब भी होता है। जिसके साथ जब वह लोग उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वह अपने सामने एक रिवर को पाते हैं, जहाँ पहुंचकर जैक मैंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सेनेटर ने शायर को यहाँ पर किस जगह पर ले गया होगा? जिस पर मैंग बोलता है, सेनेटर उन 4 डीमन जनरल में से एक है, इसलिए मेरे हिसाब से वह जरूर इस शायर को एल्टर ऑफ 10,000 डीमक नामक जगह पर ले गया होगा। जो बात मैंग को एक बार स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड के एल्डर से पता लगी थी कि ऐसी भी कोई जगह यहाँ पर है, तो वह दोनों अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार उस रिवर को पार करने लगते हैं। लेकिन ये रिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि जब वह दोनों इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे तभी हम उस रिवर से बहुत सारे स्पिरिट पपेट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिन पपेट की तादाद बहुत ज्यादा था, जो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। जिन स्पिरिट पपेट को जैक और मैंग उनकी तरफ बढ़ता हुआ देख लेते हैं तो मैंग जैक को बोलता है, तुम अपना सफर जारी रखो और शायर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो, तब तक मैं अकेले इन स्पिरिट पपेट से फाइट करता हूँ। जो बोलकर मैंग वहीं पर एक बड़े से चट्टान पर रुक जाता है और अपनी विंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर उन स्पिरिट पपेट को एक एक करके मारने लगता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पपेट बहुत ही ज्यादा थे, जिसकी वजह से मैंग अब एक बड़े खतरे में फंस गया था। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।